नमस्कार दोस्तों, टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पर्यावरण मुद्दे। हमने अब तक 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज 5वां पार्ट है। हमने 4 पार्ट में पढ़ा था दोस्तों, वायुमंडलीय संरचना के बारे में पढ़ना। वायुमंडलीय संरचना की कितनी परतें होती हैं, उसका वायुमंडल में संगठन कैसे होता है। पर प्रमुख गैसों के बारे में पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के बारे में। फिर अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन परत के बारे में जाना। और लास्ट में पढ़ा था प्राकृतिक आपदाएं। आज पढ़ेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण सम्मेलन और इसके बाद महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस और उनकी थीम। और इसके बाद प्रश्नोत्तर के साथ ही ये आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजित हुआ। मतलब पहला विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 5 जून 1972 को। पहली बार एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को स्वीकारा गया। कब पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत को स्वीकारा गया? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का प्रादुर्भाव हुआ था। मतलब इसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की। विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। किसे बोला जाता है विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा? स्टॉकहोम सम्मेलन को। उक्त सम्मेलन के बाद से ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 5 जून 1973 को। जबकि इसकी घोषणा कब हुई थी? 5 जून 1972 को। एक बार पुनः देख लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को मनाया गया। विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन था। पहली बार एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को स्वीकारा गया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। उक्त सम्मेलन के बाद से ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं और सभी विशेषताएं एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा है हेलेंस्की सम्मेलन। ये 1974 में आयोजित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। समुद्री पर्यावरण की रक्षा पर यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तीसरा है लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन का आयोजन 1975 में किया गया, जिसका उद्देश्य जलयानों या वायुयानों या भस्मीकरण अपशिष्टों की एक क्षेपण पर नियंत्रण रखना था। विश्व जलवायु सम्मेलन, जिसे अपन कोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोप। विश्व जलवायु सम्मेलन कब बनाया गया? 1989 1979 में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में मनाया गया। मतलब जो कोप फर्स्ट था वो 1979 में मनाया गया और विश्व जलवायु सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आयोजित हुआ। वियना सम्मेलन 1985 में आयोजित हुआ। वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित सम्मेलन में ओजोन परत का क्षरण मुख्य पहलू था। ओजोन परत की सुरक्षा को लेकर जो सम्मेलन पहला सम्मेलन आयोजित हुआ वो वियना सम्मेलन था। 1985 में आयोजित हुआ ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर में। मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल स्थित है कनाडा में। मॉन्ट्रियल समझौता एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और ओजोन परत का संरक्षण करना। मॉन्ट्रियल समझौता मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब हुआ? 1987 में। इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या था? ओजोन परत के जो हानि पहुंचाने वाले पदार्थ हैं उनके उत्सर्जन को नियंत्रित करना और ओजोन परत की सुरक्षा करना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और अन्य गैसों का उत्पादन में कमी। विकसित देशों के लिए सन 2000 तक का तथा विकासशील देशों के लिए 2010 तक का समय दिया गया इन गैसों के उत्पादन में कमी करने के लिए। हेलेंस्की एक सम्मेलन 1989 में 1989 के अंदर 1989 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन्स और अन्य गैसों के उत्पादन में कमी। ये एक और एलियंस दोनों ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। दोनों अलग अलग हुए थे लेकिन एक ही वर्ष हुए थे। रियो पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट पहला पृथ्वी सम्मेलन था। 1992 में हुआ और मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न आए हैं। इसके सभी जो बिंदु ले गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। रियो घोषणा का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं संचार विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाना था। इसे 3 भाग, इसके जो प्रमुख 3 भाग है। पहला है एजेंडा 21, 27 सूत्रीय रियो घोषणा पत्र और विश्व के वनों के संरक्षण संबंधी वक्तव्य। मतलब 3 कौन कौन से हैं? पुनः रिपीट करते हैं। एजेंडा 21, 27 सूत्रीय रियो घोषणा पत्र, विश्व के वनों के संरक्षण संबंधी वक्तव्य। इस सम्मेलन के दौरान विश्व जैव विविधता संधि सीबीडी पर हस्ताक्षर किए गए। वैश्विक पर्यावरण सुविधा कोष, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी फंड जीईएफ की स्थापना 178 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे और इसका उद्देश्य था दुनिया के लिए एक साझा भविष्य।
इसे वापस रिपीट करते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पृथ्वी सम्मेलन था, पहला पृथ्वी सम्मेलन था दोस्तों। रियो घोषणा का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं संचार विकास की अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाना था। इसके प्रमुख तीन उद्देश्य भाग हैं। पहला है एजेंडा 21, दूसरा है 27 सूत्रीय घोषणा पत्र, तीसरा है वनों के विश्व के वनों के संरक्षण संबंधी वक्तव्य। इस सम्मेलन के दौरान विश्व जैव विविधता संधि सीबीडी पर हस्ताक्षर किए गए। पर्यावरण वैश्विक पर्यावरण सुविधा कोष मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी फंड जीईएफ की स्थापना 178 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इसका उद्देश्य था दुनिया के लिए एक साझा भविष्य। न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997, क्योटो सम्मेलन 1997, दोनों ही एक ही वर्ष में आयोजित हुए थे। न्यूयॉर्क सम्मेलन न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है, यूएसए में, और क्योटो जापान में। सतत विकास पर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, इसे पृथ्वी सम्मेलन 2 के नाम से भी जाना जाता है। जोहान्सबर्ग कहाँ स्थित है दोस्त, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पृथ्वी सम्मेलन 2 के नाम से भी जाना जाता है। कब आयोजित हुआ, 2002 में। मॉन्ट्रियल समझौता 2005 में। पाली सम्मेलन 2007 में। नागोया जापान में स्थित है 2010 में। रियो प्लस सम्मेलन 2015 में और दोहा सम्मेलन 2012 में हुआ था। मतलब रियो प्लस 20 पृथ्वी सम्मेलन और दोहा सम्मेलन 2012 में हुए थे। किगाली कगार 2016 में। कोप 29 अभी संसद डिपार्टमेंट में पूछा गया था कि कोप 29 का आयोजन कहाँ हुआ, कोप बाकू 2024 में। बाकू कहाँ की राजधानी है, अजरबैजान की। कोप 30 कहाँ आयोजित होगा दोस्तों, बेलेम ब्राजील के अंदर। 2025 का जो कोप 30 कहाँ आयोजित होगा, बेलेम ब्राजील में। महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम दोस्तों, विश्व वैलेंटाइन दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। थीम 2025 की जो थीम है वो है हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, इसकी थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। जैव विविधता दिवस 22 मई को, इसकी थीम अभी जारी नहीं हुई है। पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व महासागर दिवस आज 8 जून। विश्व मरुस्थल दिवस 17 जून। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। दोस्तों जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है वो 8 से 12 सितंबर तक है, तथा आपको 2024 की थीम ही याद रखनी है। जो विश्व ओजोन दिवस है 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। पुनः रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण दिवस। विश्व वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, इसकी थीम है हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। और जो 2024 की थी वो क्या थी, ग्रह बनाम प्लास्टिक। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून। विश्व मरुस्थल दिवस 17 जून। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। इसकी थीम है 2024 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसके वर्ष से संबंधित है, मानवीय पर्यावरण का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। बिल्कुल ये पहला यहाँ उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, सौर द्रव्य बिल्कुल है, अल नीनो एवं ला नीना बिल्कुल है, वायु अंतरिक्ष घटनाएं नहीं दोस्तों, वायु अंतरिक्ष घटनाएं नहीं है, अनाच्छादन बिल्कुल है दोस्तों। 1, 2 और 4 दूसरा सही हो जाएगा। फेरल के नियम के अनुसार दोस्तों ये विश्व परिवहन प्रणाली का प्रश्न है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। फेरल के नियम के अनुसार ग्रही पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती हैं ध्रुवों के पास। दोस्तों जो पृथ्वी है वो लगातार गति करती रहती है, इससे क्या है, हवाएं कहीं तो आगे निकल जाती है और कहीं पीछे रह जाती है। जो ग्रही पवनें हैं दोस्तों वहाँ पृथ्वी तेजी से गति करती है, इसलिए जो हवाएं हैं वो सर्वाधिक विक्षेपित कम होती है ध्रुवों के पास, और जबकि भूमध्य रेखा के पास विक्षेपित बहुत कम होती है। तो फेरल के नियम के अनुसार ग्रही पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है ध्रुवों के पास। ये नियम बताता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनें अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है और ये विक्षेपण ध्रुवों के पास अधिक होता है। कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र एसडीजी अपनाए गए थे और संघ द्वारा टिकाऊ विकास लक्ष्य, मतलब एसडीजी क्या है, संघ सतत टिकाऊ विकास लक्ष्य, सतत टिकाऊ विकास लक्ष्य 2015 में अपनाए गए। विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार वियना स्विट्जरलैंड में कब आयोजित हुए थे दोस्तों, 1979 को। यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ दोस्तों, ये हुआ था 21 मार्च 1994। मिनीमाता खाड़ी में प्रदूषण का कारण क्या था, पारा। ये कहाँ स्थित है, जापान में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प दोस्तों ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। सेंडाई फ्रेमवर्क संबंधित है आपदा जोखिम में कमी से।
ओजोन के संदर्भ में गलत कथन है। क्षोभ मंडल में खराब ओजोन उपस्थित होती है, बिल्कुल होती है दोस्तों। समता मंडल में ओजोन हरित ग्रह के लिए उत्तरदायी होती है। दोस्तों पहली बात तो कि हरित ग्रह प्रभाव क्षोभ मंडल में होता है और समता मंडल में नहीं होता, और दूसरी बात ओजोन इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 1.8 फारेनहाइट या 1.2 सेंटीग्रेड? दोस्तों अगर फारेनहाइट में आए तो 1.8 और डिग्री में आए तो 1.2 डिग्री। जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके एक मानक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन मापने के लिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन स्तरों के विकलन के लिए, जलवायु जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण जांच के लिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। जैव ऑक्सीजन मान बायो, अपन ने पढ़ा था बायो ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी के नाम से पढ़ा था दोस्तों। जब प्रदूषण पढ़ रहे थे तब पढ़ा था बीओडी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, मतलब बायोकेमिस्ट्री ऑक्सीजन डिमांड। ओजोन परत नष्ट होने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिन्हें चमत्कारी यौगिक भी बोला जाता है। पेरिसम और फ्रियोन भी उनका नाम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन, चमत्कारी यौगिक एक ही नाम है दोस्तों। पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी में विश्व तापमान वृद्धि को नियंत्रित रखने का लक्ष्य रखा गया। दो पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 सेंटीग्रेड से पर्याप्त नीचे। सुपोषण संबंधित है जलीय तंत्र से। यूट्रोकेफिशिएंट क्या है दोस्तों? जलाशयों में मूर्तियों के विसर्जन के कारण नहीं दोस्तों। ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं। शैवालों की अत्यधिक वृद्धि अथवा शैवाल ब्लूम के कारण ये भी नहीं है। नाइट्रोजन पोषक तत्वों एवं आर्थ्रोपोस्ट के अधिक से। बिल्कुल दोस्तों सही है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा और होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो के कारण कौन कौन से थे दोस्तों? CO2, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों। तीन ही बताए थे। एक था नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों। एक नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन नहीं दोस्तों। नाइट्रोजन आ गया मतलब नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ओजोन भी नहीं है दोस्तों। और नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। बिल्कुल दोस्तों, अम्लीय वर्षा के लिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में प्रभावी हुआ? नहीं दोस्तों, ये 1997 में प्रभावी हुआ। दोस्तों कब है? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस से 5 गुना अधिक प्रभावी नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल दो ही सत्य हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ अपन कर लेते हैं दो। दोस्तों केवल दूसरा ही सही है। मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 28 गुना अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है। इस वर्ग के प्रदूषक ओजोन की रक्षक परत को नष्ट करते हैं? हेलोकार्बन। धन्यवाद दोस्तों।